तो प्रधानमंत्री आज गए थे, लेह लद्दाख के दौरे पे थे। उन्होंने जवानों को संबोधित किया और जवानों से उनकी मुलाकात भी हुई। इसी सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा, पूर्व नॉर्दर्न कमांड के कमांडर साहब जुड़े हैं। सर, आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री के भाषण में एक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है दुनिया का जो अभी है, वो विस्तारवाद की नीति नहीं है, विकासवाद जो है वो एक नीति होनी चाहिए। ये उन्होंने बिना चीन का नाम लिए हुए कहा है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, चीन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम था कि किस लिए वो गए हैं प्रधानमंत्री उधर, और क्या मकसद है वहां जाने का, और किस तरह का मैसेज देना चाहिए। ये बहुत जरूरी था कि जो हम देख रहे हैं वहां पर चीन बॉर्डर के ऊपर जो चीन ने किया है, उनकी PLA की आर्मी ने जो किया है, वहां बिल्कुल शांति थी। 45 साल तक कोई गोली नहीं चली थी बॉर्डर के ऊपर, और एकदम से जिस तरह की हिंसा की घटना हुई है, जिस तरह से PLA की आर्मी आकर उधर हमारे एरिया में कई कई जगह में घुस गई है, तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजने की जरूरत थी। और प्रधानमंत्री को लद्दाख में जाना, जो कि हम मान सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है अभी, उधर जाकर और जवानों को संबोधित करना, इसका खास जो टारगेट था वो चीन था। तो अगर देश का नाम लिया या नहीं लिया, लेकिन कहाँ पर उनका निशाना है वो क्लियर है। तो आप मानते हैं कि ये एक जो आपने कहा कन्फ्लिक्ट जोन है, प्रधानमंत्री का जाना एक साहसिक कदम है। वो गए, वहाँ पे जवानों से मिले, जवानों को संबोधित किया, वो हॉस्पिटल भी जाएंगे, वहाँ पे घायल जवानों से मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक 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 मैसेज देना था, जिसमें प्रधानमंत्री सफल रहे हैं और ये जरूरी भी था। आपका ये मानना है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जरूरी था। अब आप देखेंगे कि 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं जब से ये प्रॉब्लम क्राइसिस शुरू हुई थी, और डिसएंगेजमेंट की बात होती है, डी-एस्केलेशन की बात होती है। कहते हैं कि ट्रुप्स वहां से अपने एरिया से हट जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां जाना ये एक मैसेज भी है कि इस तरह का जो स्टेटस को वहां पे चल रहा है वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं, और इसमें कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। और खासकर जो PLA के सोल्जर्स हैं उनको एक कदम उठाने जरूरी है कि जहां से वो आए थे वो अपने इलाकों में वापस चले जाए। उन कदमों की बात करेंगे, लेकिन एक सवाल जो चीन की प्रतिक्रिया फौरी तौर पे आई है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चीन ने कहा कि हालात बिगाड़ने वाले कदम नहीं उठाने चाहिए, तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होनी चाहिए। चीन को यह बहुत नागवार गुजरा होगा कि प्रधानमंत्री वहां कैसे चले गए। बिल्कुल। देखिए, ये प्रॉब्लम शुरू किसने की है? तो हम तो चाहते हैं कि ये बातचीत से हल हो जाए, लेकिन इस टेंशन का कारण क्या है? पहला कदम किसने उठाया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है? और वो पहला कदम चाइनीज आर्मी ने उठाया था। तो अभी उनको बोलना, ऐसी बातें करना कि ऐसे कदम ना उठाएं कि प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी चाइना की है, और पीछे हटने का काम भी उनको ही करना पड़ेगा। सर, एक सवाल आपसे, जो बहुत सारे जो डिफेंस के एक्सपर्ट है वो भी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, चर्चा में भी है, जब हमें चीन से डील करना होता है और पाकिस्तान से डील करना होता है, आप तो 14th कोर में थे, और तो अलग अलग अप्रोच क्यों हो जाता है? मतलब क्या आपको लगता है कि सरकार की अप्रोच अलग हो जाती है? पाकिस्तान के लिए एक नीति है, चाइना के लिए एक नीति है? देखिए, अलग अलग देश हैं तो अलग अलग अप्रोच होंगे। अब दोनों देशों को एक जैसे बोलते हैं, एक तराजू में नहीं तोल सकते। पाकिस्तान में देखिए आप क्या हो रहा है, टेररिज्म है, टेररिस्ट आ रहे हैं हमारे एरिया में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, LC के ऊपर रोज फायरिंग हो रही है। तो ऐसे हालत में किस तरह पाकिस्तान से डील किया जाए और किस तरह से चाइना से डील किया जाए, वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अभी हमको चाइना का असली चेहरा नजर आ रहा है, और ये इंडिया ही नहीं, आप देखिए पूरे देश में उनकी असर्टिवनेस
साउथ चाइना सी में, हांगकांग में क्या कर रहे हैं, अपने बाकी नेबर्स के साथ किस तरह का उनका व्यवहार। तो अब देखेंगे कि अगर ऐसा एक असर्टिव चाइना है, तो जो हम पहले बातें करते थे कि इंडिया और चाइना दोनों पीसफुली राइज करेंगे, इस तरह की हालत आज दिख रही है। तो हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म क्या होनी चाहिए चाइना के साथ, क्या जिस तरीके से पुराना बर्ताव करते थे, क्या वो आगे चलेगा, ये सब चीजें काफी हम करो, क्योंकि जो बॉर्डर पे हुआ है वो सिर्फ बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसका जो इफेक्ट है वो पूरा इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर, आप देखें इकोनॉमी के ऊपर, सब सब चीजों के ऊपर हुआ है। तो अभी हमको विस्तार से सोचने की जरूरत है फ्यूचर में किस तरह से चाइना का डील करें। सर जैसे कि आपने कहा, और मेरा सवाल भी वही है कि दोस्ती हमने खूब बहुत करके देख ली, मतलब प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की करीब 18 मुलाकातें, मतलब आधिकारिक और नॉन आधिकारिक कहें तो हो चुकी हैं। तो दोस्ती से तो बात बनी नहीं, जैसा कि आपने कहा कि हम दोनों शांतिपूर्ण ढंग से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यही उठता है, तो क्या हमें सैन्य बल से मुकाबला करना होगा, या फिर पूरे दुनिया में चाइना को आइसोलेट करना होगा, उन्हें वहां पे चोट पहुंचानी होगी, जैसा भारत कर रहा है कि ट्रेड के ऊपर उनसे दोस्ती खत्म कर ली जाए? देखिए, जैसे बोलते हैं कि हमको रियलिस्टिकली देखना है, और रियलिस्टिकली बात ये है कि हमारे और चाइना के बीच में पावर डिफरेंशियल, इकोनॉमिक डिफरेंस काफी है। तो वो इकोनॉमिकली हमसे ज्यादा मजबूत देश है, और मिलिटरीली भी आप देखें उनकी जो डिफेंस बजट है वो हमसे तकरीबन 4 से 5 गुना ज्यादा है, और एक राइजिंग पावर है चाइना। अब किस तरह से डील किया जाए, सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाइए, अपनी इकोनॉमी का इस्तेमाल करिए जैसे हो रहा है। आप देखिए कहाँ कहाँ पर ऐसे एरियाज हैं जैसे 5G, जिसमें हम चाइना को बाहर रख सकते हैं। और जो हमारा पुराना आइडिया था कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस देश रहेगा, नॉन अलाइनमेंट रहेगा, इस पे भी सोच विचार करना चाहिए कि अगर अकेले एक देश चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, तो बाकी देशों के साथ मिलकर जो भी ये सोचते हैं और जिनका भी थ्रेट है चाइना की तरफ से, किस तरह से उनके साथ मिलकर, और जैसा आपने बताया एक डिप्लोमेटिक कैंपेन किस तरह से किया जा सकता है, आइसोलेशन चाइना का किस तरह से किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें सोचने की जरूरत होगी। सर आप तो कमांडर रह चुके आर्मी इन एंड आउट, मतलब आप एक जानते हैं, तो सैन्य बल, सैन्य स्तर पे हमें कितना और ऊपर जाना चाइना से मुकाबला करने के लिए? कितने हमें एम्युनिशन चाहिए, आर्म्स चाहिए, कितनी कैपेबिलिटी और हमें बढ़ाने की जरूरत है, कितना वक्त का हो सकता है? देखिए, अगर आप ऐसे नंबर्स ही देखें कि भाई हमारे पास इतने टैंक हैं, उनके पास इतने टैंक हैं, या हमारे पास इतने हवाई जहाज हैं, उनके पास इतने हवाई जहाज हैं, तो ऐसा लगेगा कि वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। लेकिन आप जमीनी हालत देखिए, आप लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में किस तरह का टेरेन है, इस इलाकों में हमारे डिफेंसेस किस तरह के हैं, हमारी नेवी इंडियन ओशन में काफी पावरफुल है। तो ऐसा भी नहीं है कि मिलिटरीली हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और जो हमारा इकोनॉमिक डिफरेंस चाइना के साथ बढ़ता जाएगा, उसी तरह से मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। और इसलिए हमको आज सोचना है किस तरह का डिफेंस बजट होना चाहिए, किस तरह की आगे की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमें बनाने की जरूरत है, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। कोई देश मजबूत नहीं होता अगर उसकी मिलिट्री कमजोर है। जी, तो आपने सही कहा सर। आज जी माफी लेकिन ऐसी हालत, हाँ, मत सोचिए कि हम इस तरह से बिल्कुल कमजोर है कि अभी चाइना आकर और नहीं। हमारे साथ। जी, आपने सही कहा। माफी चाहता हूं, आज इतना ही वक्त है, किसी दिन और कुछ और सवाल रह गए उस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।